सॉरी ये अजान स्टार्ट हो गई थी, इस वजह से मुझे रोकना पड़ा। ठीक है, तो ये पार्ट 3 भी बन जाएगा आप खैर। तो हमारे पास ये आ जाएगा चैप्टर को। पायोजीन्स मैंने बताया, तो पायो टॉक्सिक होती है, तो टॉक्सिक और क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंसेस गैस गैंग्रीन बनाता है। ये हमारे पास नेक्रोटाइजिंग वेसिकुलाइटिस के अंदर आता है। अब हमने इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होगी, जैसे सर्जरी होगी या बोन कंटामिनेशन होगी। इसका हमें ट्रीटमेंट क्या करना है कि आईवी फ्लूइड दे दो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दो, ऑक्सीजन दे दो, आईवी एंटीबायोटिक्स और सर्जिकल डिब्राइडमेंट, वही सारी चीज़ें जो हमें पहले भी पता है। खैर, उसके बाद हमने सेकंड लुक देनी होती है 48। खैर छोड़ो, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। लोकल के अंदर क्या होगी, उससे पेन होगी, उसके अंदर ब्लो से मतलब रैशेज अपेयर होने लग जाएंगे, गैंग्रीन बन जाएगी, एरिथमा हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा। अब इसके अंदर जो याद रखने वाली है ना, वो ये चीज़ है, ग्रेश ड्रेनेज। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि डिश वाटर पल्स किसके अंदर आते हैं, नेक्रोटाइजिंग वेसिकुलाइटिस। इसका कोई निमोनिक बना लोगे, नेक्रोटाइजिंग वेसिकुलाइटिस। वेसिकुलाइटिस में फिश एफ से फिश, तो फिश किसके अंदर होती है, वाटर के अंदर, तो डिश वाटर पल्स। ठीक है, डिश वाटर पल्स जो है वो वेसिकुलाइटिस के अंदर है। ये ऐसे निमोनिक बस याद रख लो। और सिस्टेमिक के अंदर क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, शॉक हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और कोगुलोपैथी हो सकती है। अभी हमारे पास एक्यूट थे, एक्यूट के अंदर हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं। एक्यूट के अंदर एक तो हमने वो चीज़ पढ़ी जो मॉरल लेवलर लियन बन रहा था, फिर हमने सेकंड जो है वो इसके आगे फर्दर टाइप्स पढ़ी, जिसके अंदर एवल्शंस हमने देखी थी, बाइट्स देखी थी, जिसके अंदर हमने सेकंड डीग्लविंग देखी थी, फिर हमने डीग्लविंग की फर्दर टाइप्स देखी थी। ठीक है, और उसका फिर हमने ट्रीटमेंट नेक्रोटाइजिंग वेसिकुलाइटिस का ट्रीटमेंट देखा है। अब हमारे पास आता है क्रॉनिक वूंड। क्रॉनिक वो होते हैं जो कि हील नहीं हो पाते, तो हील नहीं हो पाते तो जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन उसके अंदर परसिस्ट करता रहेगा। मैनेजमेंट, डिब्राइडमेंट, कंट्रोल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और ड्रेसिंग वगैरह कर देनी है। टाइप्स अब इसके क्या है, वही अल्सर्स वाले टाइप्स हैं, वेस्कुलर, डायबिटिक और प्रेशर अल्सर्स। ठीक है, अल्सर्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एपिथेलियम, नेक्रोटिक टिश्यूज एट द सेल। असल में क्या होता है कि अल्सर्स का जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, उसके अंदर से नेक्रोटिक टिश्यूज स्लफ ऑफ हो जाता है। और क्रॉनिक अल्सर्स जो कि बिल्कुल ही ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे ना, उसको हमें बायोप्सी के लिए भेजना हो सकता है कि वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो। ऐसे अल्सर्स को हम मार्जोलिन अल्सर्स कहते हैं। इसको ऐसे याद रखो, मार्जोलिन मंजोलिका होती है ना, मंजोलिका से नाम मिलता है, तो मार्जोलिन अल्सर्स खतरनाक अल्सर्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास आके लेग अल्सर्स की एटियोलॉजी। लेग अल्सर्स किन किस वजह से बन सकते हैं, इसके लिए हम निमोनिक याद रखेंगे इसके लिए हम निमोनिक याद रखेंगे वैन टिम। तो वैन टिम में हमारे पास क्या क्या है, वैन वेस्कुलर हो सकता है, ए से ऑटोनॉमिक हो सकते हैं, एन से जो है वो न्यूप्लास्टिक हो सकते हैं, टी से ट्रॉमा इन्फेक्शन और एम से मेटाबॉलिक। वेस्कुलर के अंदर हमें पता है वीनस और आर्टीरियल हो सकते हैं। ट्रॉमा के अंदर बाइट्स की वजह से हो सकते हैं, या फिर बर्न्स की वजह से, बर्न्स और बाइट्स, और या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड भी हो सकते हैं। इन्फेक्शन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन ये हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। मेटाबॉलिक के अंदर हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से बन सकते हैं। ऑटो इम्यून के अंदर एसएलई और रोमाटाइड आर्थराइटिस और न्यूप्लास्टिक के अंदर स्क्वेमस सेल और बेसल सेल कार्सिनोमा। अब प्रेशर अल्सर्स बेसिकली बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर होते हैं। सबसे कॉमन ये इस्कियम के ऊपर, ग्रेटर यानी टांग के ऊपर वाले हिप्स से स्टार्ट कर लो और नीचे पाँव तक चले जाओ। हिप्स के ऊपर क्या क्या है, तो इस्कियम कर लो, बोन आ गई, सेक्रम आ गई बोन, ग्रेटर ट्रोकेंटर आ गया। ठीक है, नीचे पाँव की तरफ आ जाओ तो वहाँ पे क्या क्या हील है, वहाँ पे मेल्यूलर्स है। ठीक है, और सर के ऊपर आते तो ऑक्सीपिट है। तो हमने ज़्यादातर टांग और पाँव को याद रखना है। तो टांग के ऊपर इस्कियम, ग्रेटर ट्रोकेंटर और सेक्रम है, और पाँव के ऊपर मेल्यूलर्स और हील है। अच्छा, अब हमारे पास प्रेशर अल्सर्स की ना स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, और फिर अनस्टेजेबल और फिर डीप टिश्यूज़। स्टेज 1 के अंदर हमारे पास क्या है कि स्किन इंटैक्ट है। देखो बेसिकली प्रेशर अल्सर्स में हमारे पास होना क्या है कि स्किन के ऊपर कोई ना कोई आदमी है ना, अल्सर्स बनने हैं। तो प्रेशर अल्सर्स की स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, स्किन को कुछ भी नहीं हुआ, इंटैक्ट स्किन है, लेकिन उसके ऊपर बस एरिथमा सा हो गया है, रेडनेस हो गई है। सेकंड के अंदर हमारे पास क्या होता है कि पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस हो गया है, डर्मिस एक्सपोज हो गया है, डर्मिस तक अब हो गया यहाँ। ठीक है, स्किन की पार्शियल थिकनेस तक हो गई है और डर्मिस एक्सपोज हो गया है। 3 के अंदर फुल थिकनेस होता है और 4 के अंदर भी फुल थिकनेस होता है, लेकिन 3 के अंदर स्किन लॉस होता है सिर्फ, और 4 के अंदर स्किन लॉस विद टिश्यू लॉस। ठीक है, थर्ड के अंदर क्या है, स्किन लॉस, और फोर्थ के अंदर स्किन प्लस टिश्यू लॉस है। ठीक है, अब अनस्टेजेबल के अंदर क्या होता है कि अब्सक्योर्ड रहता है। ठीक है, पता ही नहीं चल रहा। डीप टिश्यू के अंदर क्या है कि परसिस्ट रह रहा है, और साथ में हमारे पास डिसकलरेशन हो गई मैरून या पर्पल कलर की। ठीक है, तो हमारे पास स्टेज 1, 2, 3, 4, और फिर हमारे पास अनस्टेजेबल और डीप टिश्यू। स्टेज 1 के अंदर इंटैक्ट स्किन है, लेकिन हुआ क्या है कि वहाँ पे नॉन ब्लांचिंग अरिथमा हो गया है।
फिर सेकंड स्टेज के अंदर सेकंड स्टेज के अंदर पार्शियल थिकनेस थी, जिसके अंदर हमारे पास पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस हो रहा है। 3 और 4 दोनों में फुल थिकनेस है, लेकिन थर्ड के अंदर फुल थिकनेस है विद स्किन लॉस ओनली। फोर्थ के अंदर पार्शियल फुल थिकनेस है, लेकिन स्किन लॉस अलॉन्ग विद द टिश्यू लॉस भी हो रहा है। अब अनस्टेजेबल के अंदर क्या है कि वो ऑब्स्क्योर रह रही है और डीप टिश्यू के अंदर परसिस्टेंट रह रही है। अब हमारे पास आ जाए कॉमन साइट्स, मैंने आपको बता दी। मैनेजमेंट हमने क्या करनी है कि पेशेंट पहले तो हमारे स्किन को देख लो कि प्रेशर अल्सर्स हैं भी कि नहीं, फिर उसका रिपोजिशन कराते रहो हर 2 से 4 घंटे बाद, वहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिवाइसेस लगा दो, पेशेंट को एजुकेशन करो कि तुम्हारी ज़्यादा बैठने की वजह से हो रही है, अपने रिस्क फैक्टर्स को ख़त्म करो, ठीक है, एड्रेस कराने रिस्क फैक्टर्स से। फिर हमने क्या करवाने है, वैसे ड्रेसिंग्स वगैरह उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स दे दो। सर्जरी सिर्फ उस केस में करनी है अगर ट्रीटमेंट फेल हो रहा है, तो सर्जरी के दौरान जो हमारे पास जो क्लोजर होती है वो नहीं करनी और फ्लैप्स यूज़ करने हैं। अब आ जाओ लास्ट पे स्कार मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है, और हमने जो है वो फर्दर एक और मैनेजमेंट आ जाती है किलोइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार की। तो स्कार के अंदर हमारे पास मैनेजमेंट कैसे होती है, अगर मिनिमल हाइपरट्रॉफिक इमेच्योर हाइपरट्रॉफिक है तब हमने कैसे करनी है, लीनियर हाइपरट्रॉफिक है तब हमने कैसे करनी है, और वाइड स्प्रेड बर्न हाइपरट्रॉफिक है तो कैसे करनी है। जो हमारे पास इमेच्योर होगा ना उसके अंदर सिंपल रेड और स्लाइटली सा रेज्ड होगा, रेड होगा बिल्कुल थोड़ा सा रेज होगा, ठीक है। जबकि लीनियर हाइपरट्रॉफिक जो है वो रेड होगा, रेज्ड होगा, उसके साथ इचिंग हो रही होगी, खारिश हो रही होगी, ठीक है, लीनियर में। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है जो कि हमारे पास है वाइड स्प्रेड बर्न। बर्न के अंदर हमारे पास क्या होता है कि रेड और रेज्ड होता है। जो हमारे पास होगा ना इमेच्योर की, सबसे पहले देखो इमेच्योर के अंदर हमने क्या कैसे करनी होती है कि देखो इमेच्योर में हमने क्या करना है कि एल्गोरिथम की सिलिकॉन जेल अप्लाई करनी है। नंबर 1 सिलिकॉन जेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। दूसरा हाइपो एलर्जिक पेपर टेप या फिर ऑनियन एक्सट्रैक्ट। तो 2 चीज़ें कर लो, एक हमारे पास सिलिकॉन जेल कर लो और दूसरी ऑनियन एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अगर ट्रीटमेंट हमने दिया और वो 1 महीने से ज़्यादा परसिस्ट रह रहा है तो हमने शिफ्ट हो जाना है लीनियर की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली हमने देख लिया कि क्या क्या हमने देखा है, सॉरी ये थोड़ा आगे हो गया है। हाँ, तो बेसिकली हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास इमेच्योर हाइपरट्रॉफिक स्कार है तो इसके सिलिकॉन जेल अप्लाई कर दो और अनियन एक्सट्रैक्ट कर दो। अगर 1 महीने से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो तो लीनियर की तरफ शिफ्ट हो जाओ। और अगर जो है ना वो हमने दे दिया, अगर हमने ट्रीटमेंट दे दिया लेकिन इसके बावजूद वो कह रहा है कि नहीं मुझे और कुछ करो, तो हमने पीडीएल कर देना है। पीडीएल हमारे पास सर्जिकल बेसिकली होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। फिर हमारे पास फर्दर आ जाती है जब हमारे पास कौन सा स्कार आ जाता है, लीनियर हाइपरट्रॉफिक स्कार आ जाए। लीनियर हाइपरट्रॉफिक स्कार आ जाएगा तो हमने क्या करना है, एक तो वही है कि सिलिकॉन जेल यूज़ करनी है 2 महीने के लिए। फिर क्योंकि ये रेज्ड है और इच्ची भी है तो इसके लिए हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देने होते हैं, ठीक है, रिपीट हर मंथ में। यानी 2 मंथ के लिए सिलिकॉन जेल और उसी मंथ के दरमियान हर मंथ में हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन देने हैं। और पीडीएल तो हमने करनी है, मतलब वो भी एक है। और साथ में हम प्रेशर थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। सीवियर स्कार जब होते हैं ना तो हम प्रेशर थेरेपी देते हैं। प्रेशर थेरेपी में हम क्या करते हैं कि पोस्ट ऑपरेट सर्जिकल एक्सियन कर लेते हैं उस एरिया के जहाँ पे भी स्कार बना होगा, उसको हम रिमूव करा देंगे और साथ हम पोस्ट ऑपरेटिवली क्या करेंगे, सिलिकॉन जेल दे देंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि सर्जिकल एक्सियन तो हमने देना ही है, अगर उससे फिर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या 5-FU 5-फ्लोरोयूरासिल या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दोनों के साथ, या तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इलेदा या तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स विद 5-FUC, ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जब वाइड स्प्रेड बर्न आ जाए। वाइड स्प्रेड बर्न आ जाएंगे ना तो हमने सिंपल बर्न्स वाले यूनिट के अंदर भेज देना है। उन्होंने क्या करना है कि सिलिकॉन जेल अप्लाई कर देनी है और शीटिंग अप्लाई कर देनी है। फिर अनियन एक्सट्रैक्ट यूज़ करना है और फ्रैक्शनल लेज़र थेरेपी, इसके लिए FLT फ्रैक्शनल लेज़र थेरेपी करनी होती है और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव थेरेपी। तो बेसिकली ये सारा अब हमारे पास हो गया कि अगर हमारे पास जो है वो हाइपरट्रॉफिक स्कार इमेज हो रहा है तो हम सिलिकॉन जेल दे दो और साथ में हमने क्या करना है, अनियन एक्सट्रैक्ट देना है। अगर 1 महीने से ज़्यादा है तो लीनियर वाला है, लीनियर को हमने सिलिकॉन जेल देना है 2 महीने के लिए, साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देना हर मंथ और पीडीएल करना है। और प्रेशर थेरेपी के अंदर फर्दर 2 थेरेपीज आती है। अगर हमारे पास या तो सर्जिकल एक्सियन और साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दो, अगर नहीं हो रहा तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ 5-FUC भी दे दो। अगर बर्न्स आ रहे हैं तो बर्न्स की वजह से सिलिकॉन जेल देना है और फ्रैक्शनल लेजर थेरेपी और बर्न वाले यूनिट के अंदर भेज देना है। तो बेसिकली ये स्कार की मैनेजमेंट थी। सिलिकॉन जेल और अनियन एक्सट्रैक्ट आपने याद रखना है, ठीक है। अनियन एक्सट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दूसरे हमारे पास क्या चीज़ है, सिलिकॉन जेल को याद रखना।
अब हमारे पास केलॉइड्स आ जाता है, माइनर केलॉइड्स और मेजर केलॉइड्स। माइनर केलॉइड जो होता है ना, ये बेसिकली सिलिकॉन जेल हम यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं इसके लिए। और जो मेजर केलॉइड, तो बेसिकली केलॉइड्स जो है ना, इनके लिए स्टीरॉइड्स और जेल ही हमने यूज़ करनी है। अगर माइनर है तो जेल अकेले यूज़ कर लो, और साथ में हमारे पास इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड कर लो। अगर हाई है तो इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो आएंगे, 5-FU भी कर लो, ठीक है। तो बेसिकली 3 चीज़ें जो है ना वो आपने याद रखनी है, 4-5 चीज़ें क्या क्या है। एक तो हमारे पास ये है कि सिलिकॉन जेल इम्पॉर्टेंट है, दूसरा ऑनियन एक्सट्रैक्ट इम्पॉर्टेंट है, इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, ठीक है। फिर फ्रैक्शनल लेज़र थेरेपी और पीडीएल हमारे पास क्या होता है, पल्स डाई लेज़र, बेसिकली पल्स डाई लेज़र। तो फ्रैक्शनल थेरेपी या तो कर लो या पल्स डाई लेज़र थेरेपी कर लो, ठीक है। उसके बाद पेशेंट की काउंसलिंग कर दो, उसे बता दो कि हो सकता है रिएकर हो जाए, और इसके अलावा अगर सर्जिकल एक्सचेंज करनी है तो उसके लिए सिलिकॉन जेल रेडियोथेरेपी। और ऑल्टरनेटिव के अंदर कौन कौन से आते हैं ये पूछा जा सकता है कि ऑल्टरनेटिव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लियोमाइसिन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, एमसीक्यू में भी आता है कि ब्लियोमाइसिन क्या मतलब, ब्लियोमाइसिन स्कार्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोमाइसिन सी और इमिकोमोड। तो ये हमारे साथ इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म होता है। इसके अंदर बस ये लास्ट 2-3 बातें हैं, और वो ये है कि अगर फेस के ऊपर सूचर्स लगाएं तो 5 दिन बाद उतारने होते हैं, लेग्स के ऊपर हो तो 10 से 14 दिन तक। अगर कंट्रैक्चर्स हुए होते हैं ना, कंट्रैक्चर्स, तो क्योंकि कंट्रैक्चर्स बहुत हार्ड से होते हैं तो वो खुद ब खुद हील नहीं हो पाते हैं, वो बाद में रह ही जाते हैं। तो इसके लिए जो है वो सर्जरी करनी पड़ती है, उसके अंदर स्कार टिश्यू है उसको हेल्दी टिश्यू के साथ रिप्लेस कर देते हैं। और ये मैंने वही बताया कि जब स्किन ग्राफ्ट हमने लेना होता है तो फुल थिकनेस को हम स्प्लिट थिकनेस के ऊपर प्रेफर करते हैं। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।